व्हाट्सअप ऑल द लेपिकन्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। और आप लोगों की डिमांड्स पर वो जो कंप्लीट सिलेबस वाली वीडियो थी, कंप्लीट यूनिट्स यूनिट 1 टू यूनिट 5 वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी अभी चेकआउट करो, ठीक है? उसमें 1 से लेके 5 यूनिट तक सारे यूनिट कवर हैं। और आपको उनके नोट्स चाहिए तो आप उनके नोट्स ले सकते हो, जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाने वाले हैं। और ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं है, 21 रुपीज़ रखा है और उसमें पाँचों यूनिट के नोट्स हैं, जो कि 125 पेजेस के हैं। और उनमें हर एक चीज़ है, मतलब पहले के क्वेश्चंस और बड़े ही ढंग से हैंड रिटन नोट्स है, तो आप उनको ले सकते हो। ज़्यादा कोई उसका प्राइस भी नहीं है, आप उसको आराम से ले सकते हो। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल है, जिसे कह सकते हैं, जो हम कमेंट्स पे देखते हैं कि क्या इतना काफ़ी है? क्या इतने से हो जाएगा? कुछ काफ़ी नहीं है, कितने से भी नहीं होगा। भाई अगर पेपर जो है, पेपर अगर आउट ऑफ लीग आता है, तो फिर कुछ भी काफ़ी नहीं है, ठीक है? आपके आपके लिए जो चीज़ काम आएगी वो क्वेश्चन नहीं आएँगे, आपके काम आएँगे आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके टॉपिक्स। क्वेश्चन आप कितने प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? आप जितने बोलो उतने करा दे, पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आना होगा पेपर में वो आएगा, ठीक है? अगर ये आ गए केटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका लक बढ़िया है, नहीं आए तो फिर क्या करोगे? है ना? फिर कहोगे कि क्वेश्चन नहीं कराए वाले। देखो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो आपकी प्रैक्टिस के लिए, पर वही क्वेश्चन आ जाए केटीयू में, ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, ना कोई बता सकता, ठीक है? पर क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है, जहाँ पर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, जो कि एकेटीयू में पूछे जाते हैं और शायद वीडियोज़ में उतने अच्छे से हमने कवर नहीं किए या फिर रह गए, छूट गए, ठीक है? उन सभी टॉपिक्स और क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है रेगुलर ग्राफ। क्या है? रेगुलर ग्राफ। 1 सेकंड, लेट मी टेक द पेन एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ जब भी आएगा ना, आपको याद रखना है, एक ऐसा ग्राफ होता है रेगुलर ग्राफ, जहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है। क्या बोलूँ? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है। डिग्री क्या होती है? कि उस वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही हैं। डिग्री क्या होती है? उस वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही हैं, उसी कहते हैं डिग्री। और जहाँ हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम हो जाए, वो होता है आपका रेगुलर ग्राफ। इतनी बात कहानी समझ में आई? अभी देखो, जैसे इस वाले फिगर को आप देखो, इस वाले फिगर में अगर आप ए को देखो, ए वर्टेक्स है, ए से कितनी एजेस निकल रही हैं? 1, 2। तो ए की डिग्री कितनी हो गई? 2। सी वर्टेक्स को लो, सी से कितनी एजेस निकल रही हैं? 1, 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। डी से कितनी निकल रही है? 1 और 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। बी से कितनी एजेस निकल रही है? 1 और 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी, डिग्री ऑफ डी, चारों सेम है। कितनी? 2। तो यानी कि एक रेगुलर ग्राफ है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, ये 2 डिग्री रेगुलर ग्राफ है। क्या है ये? 2 डिग्री रेगुलर ग्राफ है, ठीक है? सेकंड, अब यहाँ पे जैसे आप देखो, तो यहाँ पर ए को सर्कल करते हैं। ए से कितनी एजेस निकल रही है? 1, 2, 2 और 3। बी से कितनी निकल रही है? 1, 2 और 3। सी से कितनी निकल रही है? 1, 2 और 3। और डी से भी सेम, 1, 2 और 3। तो आप देख रहे हो जितनी भी वर्टेक्स है, सबकी डिग्री 3 है, सबकी डिग्री सेम है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक 3 है। तो यानी कि रेगुलर ग्राफ वही हो गया जहां इसकी डिग्री सेम हो गई, एंड यहाँ पे 3 है, तो 3 डिग्री रेगुलर ग्राफ है ये। तो रेगुलर ग्राफ का कॉन्सेप्ट भूल मत जाना, पेपर में आए तो लिख के आ जाना। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रूव करना है कि वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री की वर्टाइसेस इन ए ग्राफ हमेशा इवन होती है, ठीक है? तो यानी कि हमें क्या करना है, हमारी डिग्री ऑफ वर्टाइसेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगी सेट ऑफ इवन वर्टाइसेस के लिए, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वीओ लेंगे जो कि सेट होगा ऑड वर्टाइसेस का, और ग्राफ होता है हमारा जी वी ई, ठीक है? अब सबसे पहले अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स को डिवाइड करें, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो डिग्री ऑफ इवन वर्टेक्स, एक डिग्री ऑफ ऑड वर्टेक्स। बात सही है? तो हमने लिख लिया समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डिग्री ऑफ इवन वर्टेक्स प्लस समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑड वर्टेक्स। सही बात है? इन दोनों का मिलकर ही आएगा। बात सही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एज, लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है डिग्री होता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एज, ये बात भी क्लियर है, ठीक है? आप बता सकते हो कि अगर आपके पास एक एज कितनी हो, के हिसाब से आप डिग्री बता सकते हो। तो डिग्री का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एज, ठीक है? अगर नहीं पता तो याद कर लो कि डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ वीई, डिग्री ऑफ वीओ, यानी कि इवन वर्टाइसिस की डिग्री और ऑड वर्टाइसिस की डिग्री। अब हमें क्या निकालना है कि हमें चाहिए, हमें डिग्री ऑफ ऑड वाले वर्टेक्स जो है उनके रिजल्ट को निकालना है। तो हमने इसको इधर ले लिया और इसको ले गए उधर। तो 2 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि 2 इंटू ई माइनस ये वाली टर्म, यानी कि डिग्री ऑफ इवन वर्टेक्स। अब 2 टाइम्स ऑफ ई है, मतलब 2 का मल्टीपल है, तो मतलब ये टर्म क्या होगी? इवन होगी। 2 का मल्टीपल है तो टर्म क्या हो गई? इवन। और यहाँ पर भी क्या है? इवन टर्म है, क्योंकि हम डिग्री ऑफ इवन वर्टेक्स लिख रहे हैं। और आपने बचपन से पढ़ा है कि इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन। क्या होता है? इवन। एग्जांपल ले लो, 8 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 8 माइनस 4 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 6 माइनस 2 4 इवन नंबर। मतलब इवन माइनस इवन इवन होता है। तो यानी कि आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इवन। यही तो मैं प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ ऑड वर्टाइसिस जो है वो क्या होती हैं? इवन। क्या होती हैं? इवन, ठीक है? तो ऑड डिग्री की जो वर्टाइसिस है, बेसिकली ऑड डिग्री की जो वर्टाइसिस है, उनका सम हमेशा इवन होगा।
ये हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाली पूरी जो वीडियो है इसमें हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी यूनिट 1 आएगी, कभी 4, कभी 2, कभी 3, तो घबराइए मत, आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये यूनिट 1 से देखो एक क्वेश्चन आ गया 82 2021-22 में पूछा था कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b को आपको a माइनस b के इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ तरह के क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप एलएचएस को लेकर आरएचएस ले आओ, या आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर उनकी वैल्यू को इक्वल रख दो। तो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे हम लेंगे एलएचएस को और आरएचएस को लेकर आएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। एलएचएस क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब सेट थियरी में एक आइडेंटिटी होती है जो आपको दिमाग में रखनी है कि हम ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। क्या करना है, माइनस को इंटरसेक्शन साइन बना देना है और जो बी है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब यहाँ पे आप देखो तो ए तो एज इट इज है फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस भी एज इट इज है, यहाँ पे देखो ए माइनस, ठीक है, पर बी की जगह क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसको क्या लेंगे, इसको हम लेंगे बी, और इस पूरी टर्म का यानी कि हमें लेना होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस की जगह क्या आता है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और ये वाली पूरी टर्म बी की तरह लिए तो ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ए इंटरसेक्शन, एक और आइडेंटिटी पता होगी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब भी हम होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, यानी कि ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा यूनियन और बी बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, एक बार ए को हम इंटरसेक्शन ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर लगाएंगे यूनियन और फिर ए को ले लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हम लिख लिया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कहानी सही है। अगर किसी नंबर का उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइव। ये भी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का हम किसी उसके साथ ही उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ही इंटरसेक्शन लेते हैं तो वैल्यू फाइव आती है। देखो अगर आपने कोई चीज पढ़ी है बढ़िया, नहीं पढ़ी आप पढ़ लो, आप दिमाग में रख लो ये चीजें, ठीक है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अगर किसी नंबर का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाइव आएगी वैल्यू, यूनियन आपकी वाली टर्म। अब किसी भी टर्म का यूनियन आप फाइव के साथ लोगे तो वैल्यू वही आती है, यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, और यही तो हमें लाना था। तो हम यहाँ से आए और यहाँ पर पहुंच गए, एलएचएस से आरएचएस पे पहुंच गए, यही हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। आइसोमॉर्फिक लैटिस, देखो ये क्वेश्चन लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ इसे करते हैं। आइसोमॉर्फिक लैटिस को पहले समझेंगे और फिर उसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि आइसोमॉर्फिक लैटिस टॉपिक आ जाए तो आप कर ले जाओ। तो आपके पास मान लो दो लैटिस है L1 और आपके पास है L2। अब ये आइसोमॉर्फिक कब होंगे, ये चीज डिसाइड करेगी इफ देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 मतलब कि एक का एक से मैप होगा, एक लेटिस से मैप होगा, दैट इज 1-to-1। ये भी आपने पढ़ा होगा 1-to-1 रिलेशन। तो वो एंड सेकंड कि वो एफ ऑफ ए जॉइन बी अगर हम लिखें तो होगा एफ ऑफ ए जॉइन एफ ऑफ बी। देखो इस साइन को जॉइन कहते हैं, इस साइन को मीट कहते हैं। ये साइन होता है यूनियन, ये साइन होता है इंटरसेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जॉइन, एफ ऑफ ए जॉइन बी को हम एफ ऑफ ए जॉइन एफ ऑफ बी, मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं, सेम कहानी इंटरसेक्शन की। अब ये केस समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन को अब हम सॉल्व। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको पढ़ो ढंग से। आपको बोला है L1 एक लैटिस है जो कि डिफाइंड है D6 पर। अब D6 क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता है ना क्या होता है। इसका आपको सेट लिखना है जिसमें आप 1 6 के जितने भी फैक्टर है उनको लिखोगे, तो 6 के सभी फैक्टर्स का सेट जो है वो होगा D6। बढ़िया। और L2 क्या है, L2 एक लैटिस है जो कि पावर सेट है S का, और S क्या है, A, B। ठीक है, और ये भी हमने क्वेश्चन करा था कि पावर सेट कैसे बनाते हैं, यूनिट 1 का वन शॉट नहीं देखा अभी देख कर आओ, नहीं तो आपने जो कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो उसे भी देख सकते हो, उसमें भी है वो वीडियो। ठीक है, आपको बताना है क्या ये दोनों लेटेस्ट जो है वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले D6 बना लेते हैं। तो D6 मतलब आपको 6 के सभी फैक्टर का एक सेट बना लेना है, 1 2 3 6 होते हैं, और फिर इनको हेज डायग्राम में बना लेना है। तो अब तक हेज, अगर आप लेपिक को फॉलो कर रहे हो तो हेज डायग्राम बनाना तो 100% आता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हेज डायग्राम ऑफ दिस। नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ एस। एस क्या है, ए बी। इसका क्या लिखोगे, पावर सेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फाइव, क्या आता है फाइव, फिर ए का सेट, फिर बी का सेट, फिर दोनों, और चेक कैसे करोगे टोटल हो गया कि नहीं, 2 रेज टू पावर n। n कितना है 2, तो 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स आपके पावर सेट में होने चाहिए जो कि 1 2 3 4 हैं। और इनका हेज डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, ये रहा इनका हेज डायग्राम। अब ये हेज डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है, नहीं सीखा तो यूनिट 1 में सीख करो। अच्छा चलो, अब आप सोच रहे हो कि पीछे जाने को कह रहे हैं, चलो नहीं जाने को कहते हैं, यहीं पे सिखा देते हैं। अगर आप आलस आ रहा हो उस वीडियो में जाने पर, देखो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले पाई है, पाई बना दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ए। अब रिलेशन क्या गिवन है, सबसेट। मुझे बताओ क्या फाइव ए का सबसेट है, हाँ है, तो ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट बी, बी ए का सबसेट है, नहीं, बी और ए में थोड़ी कोई कॉमन है, पर इसलिए सेम लेवल पे रहेंगे। बट बी फाइव का सबसेट है इसलिए इसके ऊपर आएगा, तो इससे इसको कनेक्ट कर दिया। एंड फाइनली ए बी। अब ए बी का सबसेट है और बी बी का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर ए बी आ रहा है बी बी आ रहा है, तो इस सब दोनों के ऊपर रहेगा और ये दोनों से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना दिया। अब आप दोनों इस डायग्राम को देखोगे तो दोनों के दोनों क्या लग रहे हैं आपको,
सिमिलर। तो अब इनको हम इक्वलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 की जगह 5 ले सकते हैं, 2 को हम ए से मैप करेंगे, 3 को हम बी से मैप करेंगे और 6 को हम ए बी से मैप करेंगे। तो वही हमने करा है। ये रहा हमारा लेटेस्ट 1, ये रहा हमारा लेटेस्ट 2। लेटेस्ट 1 के एलिमेंट्स 1 2 3 6 है, ये रहे, और लेटेस्ट 2 के एलिमेंट्स ये हैं। और 1 किससे मैप हो रहा है? 5 से। क्यों? देखो सेम पे है। 1 5 से मैप होगा, 2 ए से मैप होगा, 3 बी से मैप होगा एंड 6 ए बी से मैप होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है लेटेस्ट के लिए? एफ, जो आपका ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एफ ऑफ ए जॉइन बी, तो हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 जॉइन बी, यानी कि एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 जॉइन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ 1 जॉइन एफ ऑफ 2। अब ये तो कुछ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ 1 जॉइन 2 को हम एफ ऑफ 1 जॉइन एफ ऑफ 2 अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ 1 जॉइन 2, मुझे बताओ जॉइन में कौन सी वैल्यू आती है? आपने पढ़ा था कि जब भी हम जॉइन निकालते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू आती है, यानी 1 जॉइन 2 में वैल्यू कौन सी आएगी? 2, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 2 क्या है? 2 किससे मैप हो रहा है? ए से। किससे मैप हो रहा है? ए से। ये फाइन है, ये क्या है? ये है ए। क्या है ये? ए। एक सेकेंड, ये आपका ए है, ठीक है। उसके बाद एफ, अब इनको इस वाली टर्म को निकालते हैं आरएचएस को। तो एफ ऑफ 1 जॉइन एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 क्या है? 5। 1 किससे मैप हो रहा है? 1 तो 5 से मैप हो रहा है। और जॉइन, जॉइन किससे लेंगे? एफ ऑफ 2 यानी कि ए। एफ ऑफ 2 क्या है? ए। तो 5 का अगर तुम ए से जॉइन लोगे तो क्या आएगा? ए। तो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तो मतलब आपका लेटेस्ट, अब एक बार पहले इंटरसेक्शन वाला भी प्रूव कर लेते हैं तभी कहेंगे ना, अभी सिर्फ जॉइन का करा है। अब एफ ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2, इसको लिख सकते हैं। अब इंटरसेक्शन ही मतलब मीट, ठीक है। आपको भी बताया था, ये है जॉइन, ये है मीट, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। बढ़िया। तो एफ ऑफ 1 मीट 2, जॉइन में क्या करते हैं? हम बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, बट मीट में क्या करते हैं? हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। हमेशा रखना, जब जॉइन निकालोगे तो बड़ी वाली वैल्यू आएगी, मीट निकालोगे तो छोटी वाली वैल्यू आएगी। तो एफ ऑफ 1 मीट 2 में आएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 5। 1 किससे मैप है? 5 से। ये अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं, एफ ऑफ 1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 क्या है हमारा? 5। 1 5 से मैप है, और 2 क्या है? ए। तो अगर आप ए का मीट निकालोगे 5 से, तो क्या निकाल रहे हो? मीट। मीट में कौन सी वैल्यू होती है? कम वाली। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5। तो क्या 5 और 5 सेम है? हाँ जी सेम है। मतलब आपने ये वाला भी प्रूफ कर दिया, तो आपने ये वाला भी सेटिस्फाई कर दी पार्ट, ये वाली पार्ट भी सेटिस्फाई कर दी, और आपने दोनों लैटिसेस जो हैं उनकी मैपिंग, ये वाला पार्ट भी आपने सेव कर दिया। आप देख रहे हो 1 to 1 ही तो है ये, एक एक से ही तो रिलेट कर रहा है। लेटेस्ट 1 के जितने एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट ऑफ लेटेस्ट 2 से रिलेट कर रहा है। तो आपने पहली कंडीशन की 1 1 रिलेशन होना चाहिए, प्रूफ कर दिया। दूसरी कंडीशन, इंटरसेक्शन और जॉइन वाले ये वाला पार्ट, इसको भी आपने प्रूफ कर दिया। मतलब आपके L1 और L2 दोनों क्या है? लेटिसेस आइसोमॉर्फिक। दोनों लेटिसेस क्या है आपके? आइसोमॉर्फिक है टू ईच अदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंजेक्टिव है या नहीं। 82 2021 में एक क्वेश्चन आया था, 2021 में। कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रूव करना है। अब इंजेक्टिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो आपको निकालना है कि x1 x2 के बराबर भी होना चाहिए। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ ऑफ x1, फिर निकालेंगे एफ ऑफ x2, दोनों को करेंगे इक्वेट, और फिर देखेंगे क्या x1 x2 के बराबर है। अगर है तो इंजेक्टिव है, नहीं है तो नहीं है। ये पूरा प्रोसेस पहले बता दिया। तो x1 निकाले, एफ ऑफ x1 में क्या करेंगे? x की जगह x1 की वैल्यू डाल देंगे, तो x1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बढ़िया। अब एफ ऑफ x2 निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ x2 के लिए x में x2 डाल देंगे, तो x2 स्क्वायर माइनस 1। बढ़िया। अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू है x1 स्क्वायर माइनस 1, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू है x2 स्क्वायर माइनस 1। बढ़िया। 1 से 1 कट जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इनके फैक्टर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो x1 प्लस x2 यानी कि ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी कि x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर ले जाओगे तो x1 की वैल्यू आ रही है माइनस x2 एक, और एक वैल्यू x1 की आ रही है x2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 की मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है कि x1 की दो वैल्यूज आपको मिल रही है, तो इंजेक्टिव नहीं है। आपका आंसर ये है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज लिखी है कि अगर आपको इंजेक्टिव चेक करना है, यानी आपको 1 1 चेक करना है, तो आपको इफ fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट, बाइजेक्टिव के लिए एक कंडीशन तो ये कि इंजेक्टिव होना ही चाहिए, मतलब जो ऊपर हमने करी थी, और दूसरी वो ऑन टू होना चाहिए। यानी आप y पे, मतलब एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल रखना, और फिर रिलेशन को x की टर्म्स में अगर आप ले आए तो मतलब वो ऑन टू भी है, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन 1 1 भी है यानी कि इंजेक्टिव भी है, ऑन टू भी है यानी कि सब्जेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव भी होगा। आगे चलो। अब यहाँ पे ले लिया है क्वेश्चन बढ़िया सा, 2021-22 में पूछा था, जिसमें आपको ये वाला फंक्शन गिवन है और आपको बाइजेक्शन बतानी है कि नहीं है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है, ये रहा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए क्या करते हैं? एफ ऑफ x1 बनाओ, एफ ऑफ x2 बनाओ, दोनों को इक्वेट करो। तो एफ ऑफ x1 के लिए हमें यहाँ पे x की जगह x1 डाल देना है, डाल दिया। एफ ऑफ x2 के लिए x की जगह x2 डाल देना है, डाल दिया। दोनों को कर दिया इक्वेट। इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इन्हें सॉल्व करोगे, x1 x2 ये हो जाएगा x1 x2, फिर x1 ये मल्टीप्लाई -3 तो -3 x1, फिर -2 x2। इसको सॉल्व करोगे, इधर वाली टर्म को, इधर वाली टर्म को सॉल्व करोगे, जो चीजें कट रही है उन्हें काट दोगे, जैसे ये और ये और ये। फिर -3 x1 -2 x2 इक्वल्स टू -2 x1 -3 x2। अब
यहाँ पे -3x1 है और यहाँ पे -2x1 है। तो आप एक काम करो, दोनों साइड से माइनस बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर तो प्लस बच जाएगा ना, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2। करा क्या यहाँ पे हमने, दोनों साइड से माइनस को बाहर निकाला और कैंसिल आउट कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब 3x1 है, इधर ले जाएंगे 2x1, तो 3x1 माइनस 2x1 बचेगा x1। 3x2 है, उधर ले जाएंगे 2x2 को, तो 3x2 माइनस 2x2 बन जाएगा x2। तो x1 और x2 क्या आ गया, इक्वल। हमने कहां से शुरुआत की थी, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से खानी शुरू की थी और x1 x2 पे खत्म कर दी, मतलब ये इंजेक्टिव है। अब चेक करते हैं सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू fx सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसे उधर ले जाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा y x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो xy माइनस y के अंदर होगी 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। देखो बेसिक अलजेब्रा तो अब आपको यहाँ नहीं समझाई जाएगी ना, बेसिक अलजेब्रा आपको आती है। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, नहीं कहाँ है, एक सेकेंड, ये हो गया xy माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। नहीं, यहाँ से x को इधर ले आएंगे और उसको उधर भेज देंगे, तो xy माइनस x, क्योंकि हमें x की टर्म्स में लाना है, y की टर्म्स में नहीं लाना ना, इसलिए। तो xy माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से x को कॉमन लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में y माइनस यहाँ पे 1, क्योंकि x कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 3y माइनस 2। बढ़िया, अब इसको उधर भेज दो उसके नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब आप देख रहे हो x जो है उसको हमने y की टर्म्स में ले आए, x जो है उसको y की टर्म्स में ले आए, हमें यही करना था कि आपको y की टर्म से स्टार्ट करना है और x को y की टर्म्स में ले आना है। आप देख रहे हो कि y की टर्म्स में आ गया, मतलब ये सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू भी है, और अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यानी कि fx क्या है, बाइजेक्टिव है। तो अगेन आई रिपीट, 1 1 की कंडीशन के लिए आपको f of x1 इक्वल्स टू f of x2 होता है, इन दैट केस आपको x1 और x2 को इक्वल लाना होता है, और ऑन टू के केस में आप y इक्वल्स टू fx सेलेक्ट करते हो और एंड में आप जो रिजल्ट लाते हो उसको x की टर्म्स में, x को y की टर्म्स में लाते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि x को y की टर्म्स में ले आए, तो यानी कि ऑन टू भी। अगर ये दोनों है तो ये बाइजेक्टिव है, बात खत्म। आगे चलते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन मैपिंग का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन। तो हमें निकालना है गॉफ, यानी कि जी ऑफ एफ। ये क्वेश्चन पूछा था AKTU 2022-23, तो ज्यादा पुराना भी नहीं है। आपको एफ एक्स दिया है ई रेज टू पावर एक्स क्या है, और जी एक्स दिया है साइन एक्स, और आपको निकालना है गॉफ। मतलब गॉफ को मतलब क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ई ऑफ एक्स, तो जी ऑफ ई ऑफ एक्स। अब जी एक्स क्या है, साइन एक्स, बट यहाँ पे एक्स की जगह में क्या पुट करना है, ई रेज टू पावर एक्स, तो हम यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स डाल देंगे, तो ये बन जाएगा साइन ई रेज टू पावर एक्स। तो ये हो गया आपका गॉफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो के मैप का क्वेश्चन आ गया। के मैप के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होता है के मैप का। आपको क्वेश्चन दिया था एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू जो भी है ये सब दिया है। अब देखो ए बी सी डी कितने वेरिएबल है, 4, तो के मैप कितने का बनेगा, 2 रेज टू पावर 4 16, यानी कि आपका 16 वाला के मैप बनेगा। बढ़िया है, ठीक है। अब देखो ये आपको गिवन है, यहाँ पे M0 M1 M2 M3 M4, तो यहाँ से M को बाहर ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे M को बाहर, तो अंदर बचेगा 0 1 2 3 4 जो भी है। अब 16 का बनाना है तो बना लिए 16 का, यहाँ पे बना लिए 4 कॉलम और इनकी रिस्पेक्टिव 4 रोज, तो टोटल 16 डब्बे हो गए। अब इनके अंदर नंबरिंग कैसे करते हैं, इधर देखो 0 1, फिर 2 नहीं लिखना है, 2 एंड में जाएगा, 3 इधर आएगा, ठीक है, 2 इधर 3 इधर, फिर 4 5 6 आगे 7 यहाँ, फिर 8 9 अगली रो में नहीं, 8 9 लास्ट रो से स्टार्ट करना होता है, 8 9, फिर 10 के लिए स्किप करके 10 यहाँ आएगा, 11 बीच में आएगा, फिर 12 13 14 लास्ट में जाएगा, 15 बीच में आएगा। इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आई रिपीट, 0 1 2 एंड में जाएगा, 3 इधर आएगा, फिर 4 5 6 एंड में जाएगा, 7 इधर आएगा, फिर 8 9 अगली रो में नहीं, 8 9 लास्ट रो में, 8 9 10 इधर जाएगा, 11 बीच में आएगा, और फिर 12 13 14 बाहर जाएगा, 15 बीच में आएगा। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जो भी वैल्यूज दी है इनमें आपको 1 प्लेस कर देना है, तो 0 पे 1 1 पे 1 2 पे 1 4 पे 1 5 पे 1 6 पे, इन सब पे 1 1 प्लेस कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम पेयर देखना है और 2 की टर्म्स में होना चाहिए। तो मुझे बताओ मैक्सिमम पेयर क्या दिख रहा है आपको बनता हो, तो आपको दिख रहा होगा 1 1 1 1 1 1 1 1, तो आपको दिख रहा है 8 का मैक्सिमम पेयर बन रहा है, तो इसको हमने बना दिया। अब इसके लिए लिखेंगे कैसे, इधर देखो, सबसे पहले इधर से इधर देखो ट्रांजिशन किसका हो रहा है, सी बार डी बार से सी बार डी, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है आपका डी बार से डी, और सेम क्या रह रहा है आपका सी बार। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पेयर हम बना रहे हैं, ये वाला देखो इधर, ये वाला पेयर बना रहे हैं हम इसके साथ, ये 4 का बन रहा है ना, इसलिए ये बन गया 4 का, और एक 4 का क्या बन रहा है, एक 4 का बन रहा है इधर, ये बन गया आपका एक 4 का इधर। बढ़िया, ये आपका एक 4 का इधर बन गया। तो इधर इधर देखोगे तो ए बार बी बार, ठीक है, और यहाँ पर है ए बार बी, तो आपका ए बार बी बार और ए बार बी, तो आपका ए बार सेम रहा है, चेंज कहाँ पर आया है, बी बार में, कहाँ पर आया है चेंज, बी बार में, तो आपको ए बार लिखना है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सी बार डी बार और सी डी बार, तो डी बार जो है वो सेम है बट सी बार में चेंज आया है, तो हमें जो सेम रहता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे ए बार सेम था, यहाँ पे डी बार सेम है, मतलब ए बार डी बार, ए बार डी बार। बढ़िया, अब दूसरे वाले का देखो, यहाँ पर क्या है, ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है। अब यहाँ पे देखो ए बार बी और ए बी, इनमें चेंज कहाँ है, ए बार में आया, बी सेम था तो हमें बी लेना है, बी ले लिया। और ऊपर देखो यहाँ पर था सी बार डी बार, यहाँ पर है सी डी बार, तो सी बार चेंज हो रहा है बट डी बार सेम है, तो मतलब हमें क्या लेना है, डी बार। तो यहाँ पर से आया बी, ऊपर से आया डी बार, तो ये बन गया
बी डी बार क्या बन गया, बी डी बार। क्लियर? देखो नहीं समझ में बता रहा, हजार बार पूछ रहा, पर इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम पेयर सिलेक्ट करना होता है। 8 का ये बन रहा था, दो यहाँ से 4 का बना, दो यहाँ से 4 का बना। फिर हमें ऊपर देख, हमें क्या करना होता है, ये जो वैल्यूज है देखनी कितने में आ रही है। जैसे ये वाला है, ये इसके ऊपर रो कौन सी है, सी बार डी बार, और इसके ऊपर कौन सी है, सी डी बार। तो इनमें कॉमन क्या है, डी बार, तो हमने लिया डी बार। अब इधर देखो दोनों में, तो ए बार बी बार और ए बार बी, तो कॉमन क्या है, ए बार, तो हमने यहाँ पर ए बार ले लिया। इसका ए बार डी बार बन गया, इसका बी डी बार बन गया। और इस पूरे 8 वाले में अगर आप देखो, इस पूरे 8 वाले में, तो यहाँ पर अगर आप 8 वाले में देखोगे तो इन चारों में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, बट अगर ऊपर वाली दोनों रो में देखोगे तो सी बार डी बार सी बार डी, तो आपको सी बार कॉमन मिल रहा है ना, सी बार चेंज नहीं हो रहा, तो सी बार। और साथ में कोई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इन चारों में थोड़ी कुछ कॉमन मिलेगा आपको। कहीं ए बार है, कहीं पे खाली बी है, कहीं पे ए बी है, कहीं पे ए बी के बाद में बार है, तो आपको कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। बट ऊपर आप देखो तो ट्रांजिशन हो रहा है बिटवीन डी बार एंड डी, बट सी बार रिमेन्स कांस्टेंट, तो सी बार आ गया। सी बार प्लस ए बार डी बार प्लस बी डी बार। क्लियर? ये बन गया हमारा फाइनल फंक्शन के मैप का। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, चलिए एक बार और इसको क्लियर करके समझा देते हैं, क्या पता आपके मन में फिर भी डाउट रह जाए, तो वो रहना नहीं चाहिए क्योंकि आप लैपिक से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। तो इधर देखो क्या करा हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। 4 का था तो 2 16 डब्बे बना दिए। नंबरिंग तो आपको सिखाई दी थी अच्छे से, कॉमन लेके जहां जहां था वहां 1 को टेस्ट करा। मैक्सिमम पेयर क्या बन सकता है, 8 का बना दिया। अभी 8 के पेयर के लिए नंबरिंग लिखोगे कैसे? अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 4 रो कवर कर रहा है, 1 2 3 4 4 कर रहा है। अब इन चारों से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ए बार बी बार है, तो यहाँ पर ए बार बी है। क्लियर? यहाँ पर ए बी है, फिर यहाँ पे ए बी बार है, तो मतलब कहीं पे ए पे बार है, ये सेम है, बट इन दैट केस ए डिफरेंट हो जा रहा है। तो आप 4 के लिए कभी एक साथ नहीं लिख सकते, बट आप ऊपर देखो 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे डी बार से डी तो चेंज हो रहा है, बट सी बार सेम रह रहा है, तो जो सेम रह रहा है उसको लिख देते हैं। तो सी बार इस 8 पेयर के लिए हमने सी बार लिख दिया। बढ़िया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 निकल के 1 1 और यहाँ से 2 निकल के 1 1, यहाँ पे 4 का बन रहा है। अब देखो यहाँ से ए बी बार और ए बार बी बार और ए बार बी, तो यहाँ पर ए बार तो सेम रह रहा है ना, तो ए बार आ गया। बी बार चेंज हो रहा है तो उसको हमने लिखा नहीं। अब ऊपर देखो ये दोनों 1 इस वाली रो के पार्ट है, और कॉलम कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों कंबाइन कर रहे हो ना, तो सी बार डी बार और सी डी बार, तो कौन सी चीज चेंज हो रही है, सी बार, बट सेम कौन है, डी बार, तो ए बार डी बार। क्लियर? इसी तरह से जब हम अगले वाले के डब्बे को कंप्लीट करेंगे, ये रहा और ये रहा, तो ये कौन सी दोनों रो के बीच है, ए बार बी और ए बी, सेम कौन है, बी, तो बी एज इट इज आ जाएगा। ऊपर देखो कॉलम कौन सा चेंज हो रहा है, सी बार डी बार सी डी बार, सी बार चेंज हो रहा है बट डी बार एज इट इज है, तो डी बार। इस तरह से हमने इसको लिखा। तो अब आपको के मैप का ये वाला क्वेश्चन 100% आ गया होगा, और अगर ये आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है इम्प्लीकेशन का, कि इफ इट इज संडे देन इट इज हॉलीडे। क्या होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कि जो भी आप इन्फर कर रहे हो, जैसे आपके पास एक पी आप मानते हो, एक आप मानते हो क्यू, तो P इन्फर कर रहा होता है Q को कुछ। ठीक है, P इंप्लाइज Q। बढ़िया। तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए उल्टा करना होता है, Q इंप्लाइज P, और वो भी Q इंप्लाइज P नहीं, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। साइन को कहते हैं निगेशन। निगेशन मतलब जो स्टेटमेंट इज है ना वो इज नॉट है, दैट इज निगेशन। तो अब मान लो जैसे इफ इट इज संडे देन इट इज हॉलीडे, तो ये तो इफ और देन तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये क्या है, ये इंप्लाई वाला पार्ट है। तो इट इज संडे को मान लिया हमने P, क्या मान लिया, इट इज संडे को P, और Q क्या हो गया, इट इज ए हॉलीडे। अब P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, इफ इट इज संडे देन इट इज हॉलीडे, जो आपका था। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा कि इट इज नॉट अ हॉलीडे, और निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ संडे। और फिर इन्हें हमें क्या करना है, इंप्लाई। इंप्लाई के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ और देन। तो इफ निगेशन ऑफ Q इट इज नॉट अ हॉलीडे, इट इज नॉट अ हॉलीडे। इसके बाद क्या आएगा, इंप्लाई के लिए देन निगेशन ऑफ P, यानी कि निगेशन ऑफ P इट इज संडे, लेकिन निगेशन क्या बन जाएगा, इट इज नॉट संडे, तो देन इट इज नॉट संडे। तो ये बन जाएगा इफ इट इज नॉट हॉलीडे देन इट इज नॉट संडे, दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको ट्रांसलेट करनी स्टेटमेंट को तीनों ही में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स, तो आपके तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, इफ इट इज रेन देन आई विल स्टे एट होम। अब इफ और देन ये क्या है, ये तो इंप्लाई वाली स्टेटमेंट है, इनको नहीं लेते। इट रेन्स, इसको ले लेते हैं पी, इट रेन्स हो गया हमारा पी, और आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा क्यू, आई विल स्टे एट होम। पी इम्प्लाइज क्यू बन गया, इफ जो आपका था वही होता है पी इम्प्लाइज क्यू, इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। अब कन्वर्स का मतलब होता है कि जो आपका पी इम्प्लाइज क्यू है इसको आप क्यू इम्प्लाइज पी, यानी कि आप उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं। यानी बन जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी, और क्यू इम्प्लाइज पी क्या हो जाएगा, क्यू क्या है कि पहले इफ लगाओ क्योंकि आप इंप्लाई कर रहे हो, तो इफ क्यू क्या है, आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम, देन इफ के लिए देन पी इट रेन्स, इट रेन्स, तो बस इस वाले का उल्टा कर दिया। इफ और देन एज इट इज रहते हैं, इस पी और क्यू को उल्टा कर दिया कि इफ आई विल स्टे एट होम देन इट रेन्स। क्लियर? उल्टा करना है बस। इनवर्स में क्या करना है, इनवर्स में आपको सिर्फ निगेशन लगा देना, मतलब पी का निगेशन इंप्लाई कर रहा होगा निगेशन ऑफ क्यू, पी का निगेशन इंप्लाइज टू निगेशन ऑफ क्यू, और निगेशन का मतलब नॉट, जो आपका था वो नॉट बन जाएगा। तो निगेशन ऑफ पी क्या बन जाएगा, इट रेन्स, तो निगेशन क्या बन जाएगा कि इट डज नॉट रेन, क्या बन जाएगा, दैट इट डज नॉट रेन। क्यों क्या था, आई विल स्टे एट होम, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या बन जाएगा, आई विल नॉट स्टे एट होम, और बीच में क्या लगाने पड़ेंगे, इफ और देन
फॉर शोइंग दिस इम्प्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इफ, फिर निगेशन ऑफ पी क्या होगा, इट रेन्स का इट डज नॉट रेन, तो इफ इट डज नॉट रेन, इफ के साथ देन पेयर में आएगा, देन निगेशन ऑफ क्यू, आई विल नॉट स्टे एट होम, क्यू था आई विल स्टे एट होम, बट निगेशन ऑफ क्यू आई विल नॉट स्टे एट होम। क्लियर, ये हो गया इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव अभी सीखा, जो आपका क्या होता है कि आपको जो पी, जैसे पी इंप्लाई क्यू होता है तो आपको उल्टा करना है क्यू इंप्लाई पी, और वो भी सीधा सीधा नहीं, आपको निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाई निगेशन ऑफ पी। तो सबसे पहले इफ लगा देते हैं इंप्लीकेशन के लिए, इफ निगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है आई विल स्टे एट होम, निगेशन क्या बन जाएगा आई विल नॉट स्टे एट होम, तो इफ आई विल नॉट स्टे एट होम, इफ का पेयर कंप्लीट करो, देन निगेशन ऑफ पी, पी क्या था इट रेन्स, तो निगेशन ऑफ पी इट डज नॉट रेन, देन इट डज नॉट रेन, तो इफ आई विल नॉट स्टे एट होम देन इट डज नॉट रेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्स के लिए आपको P implies Q को Q implies P लिखना होता है, इनवर्स के लिए आपको P implies Q को निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q लिखना होता है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए आपको P implies Q को निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P लिखना होता है। ठीक है, निगेशन के लिए आपको नॉट बनाना होता है, implies के लिए आप इफ देन लगाते हो, कहानी खत्म। अब ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो बोलना, ठीक है, सारे क्वेश्चन अब आपके सही जाएंगे, आई एश्योर यू। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब आता है टोटोलॉजी क्या होती है। आप देखो कंफ्यूज होते हो आप बहुत ज्यादा कि टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्टिजेंसी क्या है। सीधा सीधा बताते हैं, अगर आपकी फाइनल टेबल, आपकी जो फाइनल रो है, सॉरी कॉलम है, उसमें सारी ट्रू वैल्यू है तो वो टोटोलॉजी है। अगर सारी फॉल्स है कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर ट्रू फॉल्स का मिक्सचर है कॉन्टिजेंसी, कहानी खत्म। बस इतना याद रखना है, टोटोलॉजी मतलब आपकी जो फाइनल कॉलम है उसमें सारी ट्रू वैल्यू होगी, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सारी फॉल्स वैल्यू होगी, और कॉन्टिजेंसी मतलब ट्रू फॉल्स का मिक्सचर होगा। आगे अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सा, ये एक में आ चुका है क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। क्या दे रखा है, P join Q meet P implies R join Q implies R। अब यहाँ पे भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको देखने वेरिएबल कितने हैं, P Q R 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8, मतलब आपके टोटल 8 रोज बनेंगी, टोटल आपकी 8 रोज बनेंगी, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है ना, P Q R, तो 2 रेज़ टू पावर 3 होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8, यानी आपके पास 8 आपको रोज बनानी है। अब नंबर लिखना कैसे है, तो P Q R लिख लो, 3 वेरिएबल, P के लिए पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आर के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मतलब पहले आपने 4 पार्ट में करा, फिर 2 2 और फिर 1 1 1। तो इस तरह से आप पी क्यू आर का लिख सकते हो। अब सबसे पहले आपको निकालना है पी जॉइन क्यू, तो पी जॉइन क्यू कैसे निकलेगा, पी जॉइन क्यू कैसे निकलेगा, जैसे आपका पी और क्यू है, तो अगर ट्रू और ट्रू है तो जॉइन क्या आ जाएगा ट्रू, ट्रू और ट्रू है जॉइन ट्रू। अगर ट्रू फॉल्स है तो क्या आएगा, जॉइन में क्या सीखा था, बड़ी वाली वैल्यू, सेट थ्योरी याद करो, जॉइन में क्या आती है, बड़ी वाली वैल्यू आती है, बड़ी कौन है ट्रू, ट्रू 1 होता है फॉल्स 0 होता है, तो बड़ी कौन है ट्रू, तो बड़ी वाली आएगी जॉइन में, बड़ी कौन है ट्रू, ट्रू फॉल्स में वैल्यू आएगी ट्रू। तो इस तरह से लिखते जाओगे। फॉल्स कहां पर आ रहा है, जहां दोनों फॉल्स हो जाएंगे, जहां दोनों ही फॉल्स यानी दोनों वैल्यू जुड़े वहां पे जीरो है, वहां पे ज्वाइन करके भी क्या मिलेगा फॉल्स। ठीक है, अब P इंप्लाइज R, इसको कैसे निकालते हैं, देखो अगर ट्रू है तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, वैल्यू क्या आएगी ट्रू। ठीक है, कहते हैं हम ये रहा, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गलती हुई क्या, ये रहा, अच्छा ये रहा, ये P ये रहा, P और R ये रहा, मैं P और Q को देख रहा था। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, वैल्यू क्या दे देगा ट्रू। अब ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स। तो आपने क्या चीज नोटिस करी कि ट्रू आएगा फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा कि इंप्लाइज में क्या है, यानी कि आर पे। तो यानी कि जो भी वैल्यू आर की होगी वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि इंप्लाइज मतलब कि जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू, तो इंप्लाई मतलब जो पी है वो इंप्लाई कर रहा है आर को, मतलब फाइनल रिजल्ट कौन देगा आर, यहाँ पे वो सभी आएगा जो कि आपका आर था। तो इस तरह से आप पी इंप्लाई आर निकाल सकते हो। अब तो हमने पी इंप्लाई आर निकाल लिया, हमने पी ज्वाइन क्यू निकाल लिया, इससे आसान तरीके से कोई समझा ही नहीं सकता, आपको गारंटी देता हूँ। अब इन दोनों का आपको निकालना है मीट, क्या निकालना है मीट, मीट मतलब ज्वाइन मतलब अपर वैल्यू, मीट मतलब लोअर वैल्यू। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये रहा आपका पी इंप्लाई क्यू वाली टेबल, पी ज्वाइन क्यू वाली टेबल, पी इंप्लाई आर वाली टेबल, दोनों का मीट निकालना चालू करो। ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स क्या आएगा तुम बताओ, फॉल्स। क्यों, क्या निकाल रहे हो मीट, मीट में कौन सी वैल्यू आती है कम वाली, फॉल्स होता है 0, ट्रू होता है 1, तो कम वाली कौन है फॉल्स, तो फॉल्स। ठीक है, तो आप समझ गए, इस तरह से आप इस टेबल को भर लोगे, जो कम वाली वैल्यू होगी वो आएगी इन दोनों टेबल में से। अब नेक्स्ट क्या है, क्यू इंप्लाइज आर, यानी कि आपको क्यू इंप्लाइज आर ये वाली टेबल बनानी है, क्या लिखनी है क्यू इंप्लाइज आर ये वाली टेबल बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे इंप्लाइज में क्या बताया, फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा कि इंप्लाई करके क्या आ रहा है, इंप्लाई करके क्या आ रहा है, तो इंप्लाई करके आर आ रहा है, तो क्यू जो है वो इंप्लाई कर रहा है आर को, मतलब जो भी रिजल्ट हो उस पर डिपेंड करेगा आर पर। तो यानी कि यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा वो सारा किसके अकॉर्डिंग आएगा आर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो इंप्लाई कर रहा है टू आर। कहानी सही है। अब फाइनल निकालते हैं, ये वाला पार्ट पूरा आपका है पी जॉइन क्यू मीट पी इंप्लाइज आर मीट क्यू इंप्लाइज आर, यहाँ तक की वैल्यू निकालते हैं। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट ये रहा, यानी कि ये वाली टेबल और ये वाली टेबल दोनों का वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे वो क्या लग रहा है आपका जो ऑपरेशन है वो कौन सा है मीट, मीट मतलब कम वाली वैल्यू। तो जैसे ट्रू 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 दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू
फॉल्स ट्रू में क्या आएगा? फॉल्स। क्या निकाल रहे हो? मीट। क्या निकाल रहे हो? मीट। मीट में कम वाली वैल्यू आती है। तो इस तरह से आप इस वाली टेबल को बना सकते हो। एंड फाइनल, ये वाला पूरा फाइनल होगा। इसको हमने लेट कर लिया एक्स, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो इस पूरे को हमने एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन कौन सा है? इंप्लाइज आर। इंप्लाइज आर मतलब वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि आर क्या कह रहा है ना? और मतलब इस वाले के साथ इंप्लाई आर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे ट्रू कहा गया, यहाँ पर आपका ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू इंप्लाइज कर रहा है ट्रू, तो आपकी ट्रू आ जाएगी। देन फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू। देन फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू। तो एक चीज याद रखना, इंप्लाइज में क्या रूल होता है, एक तो आर पर डिपेंड करेगी वैल्यू, वो तो ठीक है, बट एक और चीज कि अगर दोनों वैल्यू सेम होती है तो भी वैल्यू ट्रू ही आता है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो या तो ट्रू, दोनों वैल्यू हर जगह सेम ही है, आपको पूरे ये वाली टेबल आर वाली और ये वाली टेबल दोनों सेम मिलेंगी। तो अगर सारे रिजल्ट सेम हो रहे हैं तो वैल्यू का निकल के आती है ट्रू। मतलब देखो दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू आएगा इंप्लाइज के केस में, इसे इंप्लाइज कहते हैं। और अगर दोनों फॉल्स होगा तो भी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो आप एंड में ये पाओगे कि इस पूरी टेबल के लास्ट वाले डब्बे में, यानी कि लास्ट वाले कॉलम में सारी चीजें ट्रू हैं, और सारी चीजें ट्रू हैं तो टोटोलॉजी, सारी फॉल्स होती तो कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों मिक्सचर होता तो कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि टोटोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। क्या क्या? पहला कि जॉइन निकालते समय आपको अपर वैल्यू लेनी है, ट्रू फॉल्स में क्या लोगे? ट्रू ले लोगे। मीट निकालते समय आपको लोअर वैल्यू लेनी है, ट्रू फॉल्स में क्या लोगे? फॉल्स ले लोगे। इंप्लाइज निकालते समय आप जो इंप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो उस पर डिपेंड करेगी वैल्यू क्या आएगी। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, और अगर ट्रू फॉल्स है तो इंप्लाई वाला रोल आ जाएगा कि आपका इंप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स आएगी, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू है तो ट्रू आ जाएगी, दोनों सेम होंगे तो फॉल्स फॉल्स, तो आपका ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। तो यहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने एक तरह से एंटायर यूनिट 3 के जो 50 to 60% कॉन्सेप्ट है यहीं कवर हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है किसी ग्रुप जी के, देन आपको ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूव करना है अगर जी अबेलियन ग्रुप है। अब मेरी बात सुनो, अबेलियन ग्रुप क्या है? अबेलियन ग्रुप एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आपकी मतलब जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको फॉलो करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह वगैरह, इनवर्स वगैरह। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हीं सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसे प्रूव कर देंगे। ए बी स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूव करना है। अब ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए बी स्क्वायर मतलब ए बी दो बार ना, तो ए बी, ए स्क्वायर दो बार ए, बी स्क्वायर दो बार बी, बात खत्म। अब इधर देखो, ए बी के साथ ए को ले लिया हमने, क्लब कर लिया और बी को बाहर निकाल दिया। यहाँ से ए के साथ एक बी ले लिया, एक बी को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से एक ए को भी बाहर निकाल दिया, इन दोनों बी ए को क्लब कर लिया, बी ए को क्लब कर लिया, इस ए को बाहर निकाल दिया, इस बी को बाहर निकाल दिया, तो ए और बी बाहर है, अंदर बी ए। इसी तरह से यहाँ से इस ए को बाहर निकाल दिया, ए बी को अंदर रख लिया और इस बी को बाहर निकाल दिया, तो जो ए बी और ए बी दोनों बाहर थे इनको काट दिया, तो बचा बी ए इक्वल्स टू ए बी। अब ये रिजल्ट हमारे अभी आगे काम आएगा। ठीक है, बी ए इक्वल्स टू ए बी। अब इधर देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एलएचएस ले लो, ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए बी और ए बी, दो बार ए बी लिख सकते हो। अब ए को बाहर निकाल के बी को हमने ले गए अंदर, ठीक है, बी ए बी। अब बी और ए को हमने कर लिया कंबाइन और ए बी को निकाल दिया बाहर, तो ए बी बाहर आ गया। अब बी ए को क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। अभी हमने प्रूव करा था कि हम बी ए को ए बी लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बी ए को ए बी लिख दिया। अब इस ए को बाहर निकाल के इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इस बी को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ए यानी कि ए स्क्वायर और बी बी यानी कि बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और साइड में यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने कब कब यूज किया है, एसोसिएटिविटी, कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये बड़ा ही, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। अब देखो वीडियो ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा कि इफ, क्या है क्वेश्चन, इफ H1 एंड H2 दो सब ग्रुप है, क्या है, दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, किसी ग्रुप जी के, तो H1 H2 क्या है, दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, और आपको प्रूव करना है H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा जी का। मतलब आपको गिवन है कि H1 H2 सब ग्रुप है और H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा जी का, ये आपको प्रूव करना है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए आपको पता है तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है, वो तीन कंडीशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले H1 H2 क्या है, सब ग्रुप। अगर वो सब ग्रुप है तो यानी कि दोनों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई जरूर होगा जी का। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का सब ग्रुप है तो उस एलिमेंट के अंदर उस जिस भी ग्रुप का वो सब ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होता है। तो H1 और H2 दोनों जो है उनके पास जो हमारा मेन ग्रुप जी है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होगा। तो यानी कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो अगर H1 H2 दोनों में मतलब उनका इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो ई जो है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात खत्म। तो यानी कि H1 H2 क्या है, नॉन एम्प्टी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हाँ नॉन एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट, अब लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करता है। तो मान लो ए बी H1 को भी बिलोंग करता है और ए बी H2 को भी बिलोंग करता है। अब H1 और H2 दोनों क्या है, सब ग्रुप है, दोनों क्या है, सब ग्रुप है। इसका मतलब अगर हम ए बी
निकालें, लाइक ए और बी का क्या निकालें, मल्टीप्लाई करें इसके पास, मतलब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे हम करते थे क्लोजर प्रॉपर्टी के टाइम पे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ए बी क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू आएगा, है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन एच टू। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजर देखा था ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन दिया रहता था, तो उसको परफॉर्म करके दिखाते थे कि एलिमेंट जो है पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप का। तो यहाँ पे एच वन इंटरसेक्शन एच टू का जो पार्ट है ए बी क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करके जो वैल्यू रिजल्ट निकल रही है वो पार्ट है हमारे मेन ग्रुप का, यानी कि एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बनाकर जो ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब मान तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, बढ़िया। अब मान लो ए जो है वो एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बिलोंग कर रहा है, देन ए बिलोंग्स टू एच वन एंड ए बिलोंग्स टू एच टू। अगर ए इंटरसेक्शन ए जो है वो एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए एच वन को भी बिलोंग कर रहा है और ए एच टू को भी बिलोंग कर रहा है। अब एच वन एच टू दोनों क्या है, सब ग्रुप है, दोनों क्या है, सब ग्रुप है, इसलिए उनके अंदर दे विल कंटेन द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट दे कंटेन। अब हमने अभी लेट करा था कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एच वन और एच टू को, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच वन एच टू को बी बी, तो उनका इनवर्स भी जो होगा वो एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बिलोंग करेगा। तो यानी कि जो हमारा ए इनवर्स अगर हम देखें तो वो भी हमारा बिलोंग करेगा इन एच वन इंटरसेक्शन एच टू, और ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, हमारे पास इनवर्स एलिमेंट भी है, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी और हमारा जो बाकी दोनों प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो ही रही होती है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। और यहाँ पे तो ग्रुप है तो हमें सिर्फ एसोसिएटिव फॉलो करना है, तो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ए बी सी आप तीन एलिमेंट ले सकते हो, फिर ए बी को क्लब करके सी के साथ अलग करके इक्वल्स टू ए बी, मतलब देखो इधर आओ, फिर बाद में कहोगे कि समझ नहीं आया, है ना, जल्दी में समझा दिया, तो इधर आ जाओ, आपको ढंग से समझाते हैं। जैसे ये ए बी है और ये सी है, आपने तीन एलिमेंट ले लिए, एक बार ए बी ऐसे लिख दोगे और एक बार मतलब ए बी को साथ कर दोगे, एक बार बी सी को साथ कर दोगे, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, अगर तुमने एच वन एच टू दोनों के सब ग्रुप के अंदर लिए हैं तो एच वन इंटरसेक्शन एच टू का भी क्या होंगी पार्ट, और ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होगी फॉलो हो रही होगी। अब क्लियर हो गया ना, डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है, हर एक चीज क्लियर करके जाओ। तो हमने सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर दी और बता दिया कि आपका एच वन इंटरसेक्शन एच टू सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। जैसे सब ग्रुप प्रूफ करते टाइम आपको ये सब का ख्याल नहीं रखना होता, आपको मेजर ये तीन चीजें बता देनी होती है। एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन कर रहा है, एक आपको इनवर्स वाला प्रूफ करना होता है और एक आपको क्लोजर वाला प्रूफ करना होता है। इतना करके आप बता सकते हो कि एच वन इंटरसेक्शन एच टू जो है वो सब ग्रुप है जी का। आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ये साइक्लिक ग्रुप है और इसके जनरेटर निकालने हैं। तो सबसे पहले जनरेटर निकालते हैं, अगर जनरेटर मिल गए तो मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है। तो आपके पास जी है वन माइनस वन आई और माइनस आई। तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर चार लिख सकते हैं, माइनस आई को आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है और आई की वैल्यू की फोर की वैल्यू वन होती है, आई की वैल्यू तो आई रहेगी। और आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई। कैसे, आई क्यूब को लिख सकते हो माइनस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई यानी कि माइनस आई। तो आप देख रहे हो आई का इस्तेमाल करके हमने सारे जितने हमारे चारों ये एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप के, इनको हमने निकाल दिया। तो मतलब आपका आई क्या हो जाएगा, एक जनरेटर हो जाएगा। इसी तरह से आप माइनस आई की मदद से भी चार निकाल सकते हो। अगर आप माइनस आई का होल पावर चार लो तो भी बनाएगा, माइनस आई होल स्क्वायर लो तो माइनस वन आएगा, माइनस आई का होल क्यूब लो तो ये वैल्यू आएगी आई वाली, और माइनस आई कहाँ गया माइनस, ठीक है, और माइनस आई तो एज इट इज माइनस आई हाई, ठीक है, ये ना माइनस आई माइनस आई। मतलब आपका माइनस आई भी क्या है, जनरेटर है, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है, चारों ही एलिमेंट्स जो आपके ग्रुप के पार्ट हैं इनको प्रोड्यूस करने का दम रखता है। तो यानी कि आई और माइनस आई आपके पास दो जनरेटर हैं जो कि आपके सारे एलिमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंस वी गॉट दी जनरेटर्स दैट मींस द ग्रुप इज साइक्लिक, दैट मींस द ग्रुप इज साइक्लिक। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। छोटा सा बेसिक सा एपीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस किसी सिंपल ग्राफ में एन एन माइनस वन बाई टू होते हैं। तो आपको सिंपल सा हैंड शेकिंग थ्योरम पता है कि जब भी हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालते हैं फ्रॉम आई की वैल्यू वन टू एन, तो वो टू टाइम्स ऑफ एजेस होती है। वो क्या होती है, टू टाइम्स ऑफ एजेस फॉर्मूला है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, बाय सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ई। मतलब वन से लेके एन तक लेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स, तो उसको एन एन माइनस वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ई लिख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, टू को उधर ले जाओ तो ई की वैल्यू आ जाएगी एन एन माइनस वन बाई टू। इस तरह से आपके ये वाला जो प्रूफ है वो भी कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। इसके नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट पे जाके फॉर्म को फिल करिए, नोट्स लीजिए, रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को, और आपकी तैयारी मस्त लेवल की होने वाली है। कोई डिमांड हो जरूर करिएगा। आपके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे वन शॉट में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कल का पेपर बढ़िया से देकर आना, बिल्कुल बढ़िया तरीके, ठीक है। चलो बाय बाय।